इस तरीके से आपको मैंने बताया कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, माइट्रल वाल या बाई कास्पिड वाल। ठीक है, तो ये भी आपके एमसीक्यूज है, ठीक है, जो आपसे पूछे जाए। अच्छा देखिए, आपसे पूछा गया है कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल होता है। तो जाहिर सी बात है, ये तो अभी आपको मैंने बता दिया है कि राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम के बीच में आपके पास कौन सा वाल होगा, ट्राइकस्पिड वाल। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल। तो ये आपका हो गया असाइनमेंट, ये मैंने इससे पहले आपको सॉल्व किया था 11 में। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलाइन फोर्सेज एकेडमी। मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सदीद एसद। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आर्मी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड तकरीबन 3 से 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक का भी एक लेक्चर हमने अपलोड किया था। आज का लेक्चर भी हमारा आर्मी मेडिकल कॉलेज के उसी सीरीज से रिलेटेड होने वाला है। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखिए टेस्ट पैटर्न। हर लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ, तो ये आपका टेस्ट पैटर्न है। इसके अंदर 4 पोर्शंस होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। इससे पहले लेक्चर्स में मैं इनके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ, अभी मैं इसके ऊपर मजीद डिस्कशन नहीं करूँगा। बाकी जो रजिस्ट्रेशन है या तो जून के एंड में आएगा या जुलाई के स्टार्ट में, ठीक है, तो इस डेट तक आपकी रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पोर्शन है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एकेडमिक पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एकेडमिक पोर्शन के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे और वर्बल के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। वर्बल के वो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, तो तकरीबन 7-8 क्वेश्चंस है जो मैंने अपने इस लेक्चर के अंदर लगाए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी बॉयल मिल्क, हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में आता है। तो आपका ऑप्शन होगा टू किल जर्म्स। ठीक है, टू किल जर्म्स, ये आपका आंसर होगा वहां पर। ठीक है, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, तो आपका आंसर होगा फॉर ग्रूमिंग। ठीक है, एजुकेशन तो हर जगह से हासिल की जा सकती है, लेकिन मेन मकसद वहाँ पे ये होता है कि ग्रूमिंग हो, तो ग्रूमिंग में एजुकेशन प्लस उनकी डेवलपमेंट सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर इज यूज पर, तो देखिए आपका आंसर होगा करंट अफेयर्स। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं नॉलेज, तो नॉलेज नहीं है। देखिए न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते ताकि हमें पता चल जाए कि आसपास क्या हो रहा है। तो अगर करंट अफेयर्स का ऑप्शन ना हो तब फिर आपने नॉलेज टेक करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कार इज यूज फॉर, तो देखिए ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी देखिए 90% ऑफ 90, तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि इस 90 का पहला डिजिट जो कि 9 है, इस दूसरे के 90 के पहले डिजिट वो भी 9 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर, तो देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि 30% ऑफ 30, तो आपका आंसर क्या होगा, 30% ऑफ 30 किस तरीके से मालूम करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने मालूम करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + 2/2। तो इस किस्म के क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप लोगों ने डमास रूल से सॉल्व करने हैं। डमास रूल क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम डिवीजन कर लेंगे, तो 2 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम एडिशन करेंगे, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 2/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इससे हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके वर्बल के मोस्ट कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर इनिशियल टेस्ट में आते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्वेश्चंस को गलत करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर टू किल जर्म्स की बजाय प्रिजर्वेशन लिख देते हैं कि मिल्क को स्टोर करने के लिए हम उसको बॉयल करते हैं। टू किल जर्म्स इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, प्रिजर्वेशन नहीं। इसी तरीके से वाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, तो ग्रूमिंग की जगह एजुकेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका बेस्ट आंसर क्या है, एजुकेशन। इस तरीके से न्यूज़पेपर इज यूज पर वो करंट अफेयर्स की बजाय नॉलेज के ऊपर टिक कर देते हैं। कार इज यूज पर तो ट्रेवल। ठीक है, 90% ऑफ 90, तो उसका उनको पता नहीं होता। तो ये शॉर्टकट ट्रिक था परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस का, कि आप लोगों ने इसके पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 981। इस तरीके से अगर पूछे 30% ऑफ 30, तो देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 9, 40% ऑफ 40, 4 16। तो इस तरीके से आप लोगों ने मालूम करना है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये वाला क्वेश्चन 2 + 2/2 ये हमने डमास रूल से सॉल्व किया। डमास रूल में क्या है, सबसे पहले हमने डिवीजन करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ ले, अगर यहाँ पे आपको अभी तक किसी भी किस्म की मसला हो। ठीक है, अभी इसके बाद हम बढ़ते हैं देखिए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज की तरफ। ये पिछले 5 साल के पास पेपर्स को हमने स्कैन किया हुआ है। ठीक है,
हम एकेडमिक को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास पिछले 5 साल के जो पास पेपर्स हैं उनको हम स्कैन करते हैं, वहाँ से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो, जिस तरह यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज हर्ट के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज आए हैं पिछले 5 सालों में, तो उन सब को हमने एक जगह पे इस वीडियो के अंदर कंपाइल किया है। इसी तरीके से फिर उसके बाद देखिए गैल्वेनोमीटर के ऊपर जितने एमसीक्यूज आए तो सारे के सारे इस लेक्चर के अंदर हमने दिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। तो पिछले 5 सालों के पास पेपर में जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं और उन रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर जितने एमसीक्यूज आए होते हैं, तो उस सब के सब हम इसी तरह से एक वीडियोस के अंदर अपने कंपाइल करके आप लोगों को सेंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को अपने पेड कोर्सेज के अंदर भी देते हैं, अगर ज्वाइन करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और इसी तरह से यूट्यूब पे हम आपको डेमो लेक्चर के अंदर जिस तरह प्रोवाइड कर रहे थे, इसी तरह हमारे ऑनलाइन तैयारी के अंदर होगी। तो अभी हर्ट के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछले 5 सालों में बार बार ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कभी एक क्वेश्चन पूछा गया तो कभी दूसरा, तो इसलिए जो हम आपको तैयारी करवाएंगे उसमें हम इसी तरह के सेलेक्टेड टॉपिक्स और जो हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो कवर करेंगे और उसके ऊपर एक जगह पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन हम पहले पढ़ ले, फिर नेक्स्ट ईयर का पढ़ ले, फिर नेक्स्ट ईयर का पढ़ ले। अगर एक टॉपिक के साथ आप सारे एमसीक्यूज कवर कर लेते हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है, जिस तरह अभी हम यहाँ पे अभी देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, तो देखिए मैंने थिकेस्ट लेयर आपको बता दिया ना, थिकेस्ट लेयर कौन सा है हार्ट का, मायोकार्डियम। क्यों? क्योंकि इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा थी ना, आपने वो पीछे डायग्राम में देख लिया था ना, सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी थी, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है, कार्डियक मसल है, और कार्डियक मसल से रिलेटेड मैंने आपको क्या बता दिया कि ये आपके पास ट्राइएटेड होते हैं और ये आपके पास मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, मोनोन्यूक्लिएटेड। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल्स भी आपके पास क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन वो आपके पास क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में भी आपके पास क्या है, स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, अच्छा देखिए बाकी क्या है, द वॉल सराउंडिंग द हार्ट इज, तो देखिए ये एमसीक्यूज आया है कि ओ वॉल जो हार्ट को सराउंड करता है तो क्या है, पेरिकार्डियम है। ठीक है, द वॉल सराउंडिंग द हार्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, तो फिर आपका होगा एपिकार्डियम। द वॉल सराउंडिंग द हार्ट मीन्स आपसे लेयर का नहीं पूछा कि हार्ट की कौन सी लेयर है, आपसे पूछा गया कि कौन सा वॉल जो है हार्ट को सराउंड करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि पेरिकार्डियम एक पाउच की तरह स्ट्रक्चर है, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ है और उसके साइड पे एक फ्लूइड है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो हार्ट की मूवमेंट को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो हार्ट को स्टेबल करता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि हार्ट को स्टेबल करता है। मेडियास्टिनम क्या है, चेस्ट के अंदर वो रीजन जहां पे हार्ट पड़ा हुआ है, तो उस पूरे रीजन को मेडियास्टिनम कहते हैं। ठीक है, ये इसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है ताकि रबिंग ना हो, क्योंकि जाहिर की सी बात है हार्ट मूवमेंट करता है, तो अगर ये फ्लूइड ना होता तो हार्ट की मूवमेंट दर्दनाक होती। ठीक है, दर्द महसूस होता आपको, तो इसलिए इसका काम क्या है, क्या ये हार्ट की मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है और हार्ट को बाकी स्ट्रक्चर से सेपरेट करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है एक शापर के अंदर पड़ा हुआ है, तो जिस तरह हम शापर के अंदर मुख्तलिफ चीजें डालते हैं ताकि एक दूसरे से अलग हो, तो इसलिए इसने जो मेडियास्टिनम के अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स है, आपका लंग हो गया, बाकी जो स्ट्रक्चर्स है, तो उससे सेपरेट करता है। ठीक है, और ये जो पेरिकार्डियम है इसके 2 लेयर्स होते हैं, फाइब्रस लेयर्स और सीरस लेयर्स। ठीक है, तो याद रखें, जस्ट ये याद रखें कि इसके 2 लेयर्स होते हैं, फाइब्रस और सीरस लेयर। ठीक है, बाकी आपके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी तस्वीर दोबारा से दी है, ये जो बाहर आपको पाउच नजर आ रहे हैं, ये वाल नजर आ रही है व्हाइट कलर का, ये आपके पास क्या है, ये पेरिकार्डियम है। ठीक है, पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है, 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, और इन 2 लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, फाइब्रस और सीरस लेयर होता है। अच्छा देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि इसने ब्लड को सप्लाई करना होता है कहाँ पे, एओर्टा में, और एओर्टा से ब्लड कहाँ पे जाता है, पूरी बॉडी में, फुल बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है, क्योंकि इसने ब्लड को बहुत ज्यादा इलाके में फैलाना होता है। ठीक है, बाकी आपको मैंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर आपसे पूछे कि सबसे हाईएस्ट प्रेशर कहाँ पे होगा, तो एओर्टा में। ठीक है, एओर्टा में सबसे हाईएस्ट प्रेशर होगा। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि विच आर्टरी हैज द हाईएस्ट प्रेशर, तो एओर्टा। ठीक है, और याद रखिए आर्टरी और वेन के मुकाबले में हाईएस्ट प्रेशर कहाँ पे होगा, आर्टरी में होगा, वेन में प्रेशर कम होता है। ठीक है, आर्टरीज जो है ये डीप होती है, ये बॉडी में डीप होते हैं, और जो बॉडी के ऊपर आपको नजर आते हैं ना सुपरफिशियल, ये जो ब्लू ब्लू नजर आ रही है, ये वेन्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिए। तो ये आपका हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे थिकेस्ट लेयर, तो थिकेस्ट लेयर आपके पास कौन सा है, मायोकार्डियम। स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में क्या होता है, एओर्टिक वाल्व होता है। ठीक है, एओर्टिक वाल्व। ठीक है, एओर्टिक वाल्व। इस तरीके से आपको मैंने बताया कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, माइट्रल वाल्व या बाइकास्पिड वाल्व। ठीक है, तो ये भी आपके एमसीक्यूज है। ठीक है, जो आपसे पूछे जाए। अच्छा देखिए आपसे पूछा गया है कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल होता है, तो जाहिर सी बात है ये तो अभी आपको मैंने बता दिया है कि राइट वेंट्रिकल और
और राइट एट्रियम के बीच में आपके पास कौन सा वाल्व होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये आपका हो गया असाइनमेंट, ये मैंने इससे पहले आपको सॉल्व किया था। अगर मैं आपको बताऊं कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आपके पास इसके बीच में कौन सा होगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में आपके पास कौन सा वाल्व होगा, तो ये आपका आंसर क्या होगा? आपको मैंने बता दिया पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज हो गए जो हमने डिस्कस कर लिए। तो ये यहाँ पे देखिए आप चेक कर सकते हैं, ये राइट एट्रियम है, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो वाल है इसको ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो वाल है इसको एओर्टिक या माइट्रल वाल कहते हैं, ठीक है। बाकी ये दो वाल भी मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल इसको पल्मोनरी वाल कहते हैं, एओर्टा, और इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है इसको एओर्टिक वाल कहते हैं, ये आपका होगा एओर्टा, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा है, ये पल्मोनरी आपके पास क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये पल्मोनरी वेन से दो ये हो गए, दो इस साइड पे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की लेबलिंग भी आप लोग याद रखें। अच्छा देखिए, हाई ब्लड प्रेशर फाउंड इन विच वेन आर आर्टरी, तो आपको मैंने सबसे पहली चीज़ क्या बताई कि हाई ब्लड प्रेशर हमेशा आपके पास आर्टरी में होगा, वेन में कभी भी नहीं होगा। आर्टरी में आपके पास कहाँ पे होगा? एओर्टा में, ठीक है, एओर्टा में सबसे हाईएस्ट प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि एओर्टा डायरेक्ट कनेक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, ठीक है, और एओर्टा से ब्लड सप्लाई होती है पूरी बॉडी में। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में एक मोटर हो पानी का, तो उसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है ऊपर ब्लड पहुंचाने को, ऊपर पानी पहुंचाने के लिए। टैंकी में पानी पहुंचाने के लिए उसको हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। अगर प्रेशर कम हो तो पानी ऊपर नहीं जाता, तो इसलिए इसको भी हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है ताकि ब्लड को ये आपके हेड रीजन में भी पहुंचे और आपके नेल्स रीजन तक भी पहुंचे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा देखिए, ये दोबारा से है पल्मोनरी वाल, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल, माइट्रल वाल, एओर्टिक वाल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये सारे हमने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अच्छा देखिए, आपको यह बताया गया है जब एक बीट होता है, जब हार्ट की एक बीट होता है, तो उस बीट के दौरान कितना ब्लड जो है किडनी को सप्लाई होता है। तो याद रखें, इंशाल्लाह जब आप लोग एमबीबीएस में आओगे तो वहाँ पे एक बुक है गैटन एंड हॉल फिजियोलॉजी का बुक है, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है, अक्सर अगर आप लोग गूगल पे देख ले तो कहीं पे 25% दिया गया है, कहीं पे 20 है। तो बस याद रखिए, ये जो वैल्यू है ना 20 to 22% ब्लड, ये गाइटन एंड हॉल के अंदर दी गई, ठीक है। गाइडन फिजियोलॉजी का सबसे मेन बुक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप लोग एमबीबीएस में आओगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप इसको रीड करोगे। तो गाइटन एंड हॉल में यही लिखा है कि 20 to 22% ऑफ ब्लड, जब कार्डिक बीट होता है, हार्ट बीट करता है, उसके दौरान जितना भी ब्लड वो पंप करता है, तो उसमें से 20 to 22% ब्लड कहाँ पे जाता है? किडनी में जाता है। अच्छा, अगर किडनी में इतना जाता है तो ये कितना लीटर बनते हैं? 1.2 to 1.3 लीटर पर मिनट, इतना ब्लड जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पे मैंने कुछ और भी दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और बाकी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एंड स्प्लीन, इसमें भी तकरीबन इतना ही ब्लड जाता है, 21 to 22%, ठीक है। बाकी ब्रेन को 14% ब्लड जाता है। तो याद रखिए, ये ब्रेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को कितना ब्लड जाता है? 14%। जीआईटी एंड स्प्लीन को, इसको भी तकरीबन 21% ब्लड जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। और हार्ट के मसल को 3% ब्लड जाता है, ठीक है। और देखिए, अच्छा देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपका असाइनमेंट है, लंग्स को कितना ब्लड जाता है एक बीट के दौरान? ये आप लोगों का असाइनमेंट है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में लिखा, अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। जिस तरह देखें वहाँ पर हमने लिखे ना कि पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी देखे जब हार्ट बीट करता है तो सारा का सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू चला जाता है, कहाँ पे? लंग्स में। तो इट मीन्स 100% ब्लड जाता है लंग्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होनी है। तो अक्सर ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते हैं तो इसमें गलत हो जाते कि 100% ब्लड तो लंग्स में नहीं जाएगा और कई रीजन्स पे भी ब्लड जाएगा। तो हार्ट में तो 100% ब्लड इसलिए जाता है ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो। वहाँ से फिर आता है आप लोगों के पास लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है एओर्टा में, एओर्टा से जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो फिर जब पूरी बॉडी में चला जाता है तो वहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन रीजन्स में होती है, ठीक है। अच्छा देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस चैम्बर में होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस चैम्बर में होता है? आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस तरह देखिए, अगर ये हार्ट की एक डायग्राम में बना लूँ, ये देखिए, तो आपको ये जो ब्लू रीजन नजर आ रहा है ना, ब्लू रीजन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो देखिए, राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि सुपीरियर वेना केवा ऊपर की रीजन से और इंफीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ये इंफीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा है। इंफीरियर वेना केवा नीचे की स्ट्रक्चर से, हमारे पाँव से और इस तरह थाइज और इन रीजन से, और सुपीरियर वेना केवा हेड की रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए।
तो आपका आंसर क्या होगा कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में आपके पास जो आपके पास लेफ्ट आर्टरियम है तो वहाँ पे ब्लड आ जाता है कहाँ से? लंग से, जब ऑक्सीजनेट हो जाता है। फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखें। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर एक न्यू शेप था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखें ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ये चीज़, ये वाली जो आपको नजर, ये इंफीरियर वेना केवा और ये वाला जो है ना ये है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा हेड रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और इंफीरियर वेना केवा नीचे पाँव और थाइज और इन एब्डोमेन रीजन से लाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अच्छा देखिए, विच हार्मोन इंक्रीजेज हार्ट बीट? हार्ट बीट को कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है? ये आपके नीचे ऑप्शन है, एफेनेफ्राइन, ठीक है, डोपामिन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन। ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि एफेनेफ्रिन और एड्रेनलिन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ये सीक्रेट होते हैं एड्रेनल मेडुला से। ठीक है, तो ये भी आपका एमसीक्यू, एड्रेनल मेडुला से ये सीक्रेट होते हैं। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से। ठीक है, तो आपके पास एफेनेफ्रिन और एड्रेनलिन जो है ये हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि ये फ्लाइट या फ्राइट हार्मोन से ये आपके पास स्ट्रेस में रिलीज होते हैं और उस टाइम ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी देखिए डोपामिन जो है ना, डोपामिन का ताल्लुक हमारे दिमाग से, डोपामिन ब्रेन में होता है। और याद रखिए आपने किताब में एक डिजीज पढ़ी होगी, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये नाम याद रखिए, सब्सटेंशिया नाइग्रा। इसके अंदर न्यूरॉन की डैमेज हो जाती है। ठीक है, और उन न्यूरॉन का काम क्या होता है? और डोपामिन को बनाते हैं। तो याद रखिए पार्किंसन डिजीज में अगर आपसे पूछे कि कौन से हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो डोपामिन की। क्यों डिफिशियंसी हो जाती है? क्योंकि सब्सटेंशिया नाइग्रा में आपके पास न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है और उन न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? उन न्यूरॉन्स का काम होता है डोपामिन बनाना। तो इसलिए पार्किंसन डिजीज में डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन हो जाती है ड्यू टू द डेथ ऑफ न्यूरॉन इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे देखिए सेरोटोनिन जो है, तो सेरोटोनिन एक वेसोडायलेटर, ये वेसल्स को ओपन करता है। ठीक है, जब वेसोडायलेशन होती है तो वहाँ पे भी हार्ट रेट इंक्रीज होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया है। ठीक है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया का मतलब ये है कि पहले हार्ट रेट कम हो जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो है खुल जाते हैं, हार्ट रेट कम हो जाता है तो दिमाग उसको सेंस कर लेता है और फिर आपके पास हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। जबकि एफेनेफ्राइन और एड्रेनलिन जो है ये डायरेक्ट हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सेरोटोनिन जो है ना, तो ये आपके पास डायरिया विकास करते हैं। ठीक है, याद रखिए सेरोटोनिन सिंड्रोम हम कहते हैं। ये इंशाल्लाह जब आप लोग एमबीबीएस में आओगे तो आप लोग इसको पढ़ोगे। ये सेरोटोनिन क्या करते हैं? ये रेडनेस काज करते हैं, पूरी बॉडी बंदे की रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वेसल्स इतने खुल जाते हैं ना कि वहाँ पर ब्लड फ्लो सब ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे जिस्म में के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हमारे वेसल्स खुल जाते हैं, जिसकी ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाती है उनमें वेन्स में, तो इसलिए टेम्परेचर फिर कम हो जाता है क्योंकि इवापोरेशन हो जाती है। इसी तरीके से सेरोटोनिन जो है तो ये वेसल्स को इतना डायलेट कर लेता है कि बंदे का पूरा जिस्म रेड हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जीआईटी की मोटिलिटी को इतना ज़्यादा कर लेता है कि बंदे को डायरिया हो जाता है। ठीक हो, तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम है। ये इंशाल्लाह आगे आप लोग अल्लाह आपको डॉक्टर्स बनाए, एमबीबीएस में आ जाए तो आप लोग ये चीज़ पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? एफेनेफ्राइन और एड्रेनलिन, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, डोपामिन जो है ये पार्किंसन डिजीज से रिलेटेड है और सेरोटोनिन जो है तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम को काज करता है, जिसमें पूरे बंदे की रेडनेस हो जाती है और डायरिया भी काज करता है। ठीक है, डायरिया कैसे काज करता है? आपकी जीआई की मोटिलिटी जो है ना उसको ज़्यादा कर देता है। ठीक है, तो जीआई मोटिलिटी जब ज़्यादा हो जाए तो उसको डायरिया कहते हैं, जब कम हो जाए उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ठीक है, बाकी देखिए डिजीज विच काजेस एंजाइना, एंजाइना क्या है? एंजाइना जो है पेन को कहते हैं। ठीक है, हार्ट के पेन को कहते हैं। ठीक है, एंजाइना, हार्ट फेलियर और एनीमिया। तो याद रखिए ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी मोटापा, ये रूट काज है एंजाइना की। एंजाइना MIT के माइकार्डियल इन्फाक्शन, जिसको हार्ट अटैक आप लोग कहते हैं। ठीक है, मेडिकल के टर्म में उसको माइकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। और डायबिटीज मेलाइटिस, शुगर। ठीक है, ये सारे इसका जो रूट काज है ना वो ओबेसिटी है। क्यों ओबेसिटी है? क्योंकि ओबीस लोगों के अंदर आपके पास क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करना छोड़ देता है, वहाँ पर लिपिड्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। जब लिपिड ज़्यादा हो जाती है तो आपको पता है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाते हैं, वेसल्स के अंदर जो लिपिड्स है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब वेसल, लेट्स सपोज आपके पास एक वेसल है, अगर इसके अंदर इसी तरह से ये लिपिड जमा हो गए तो ये वेसल्स तंग हो जाते हैं। जब तंग हो जाते हैं तो इसकी वजह से आप लोगों को हार्ट को भी ब्लड कम पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड कम पहुंचता है तो इसकी वजह से आपको माइकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है। माइकार्डियल इन्फाक्शन क्या है? जब हार्ट को ब्लड बिल्कुल बंद हो जाए। ठीक है,
तो इसका रूट क्या है, ओबेसिटी। बाकी ये एनोरेक्सिया और डिस्पेप्सिया ये अलग चीज़ है, ये तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है कुछ, ठीक है। तो ये आपकी अलग चीज़ है। तो आपसे अगर पूछे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर इसे कहते हैं कि जिसकी वजह से इसके चांसेस ज़्यादा, तो ओबेसिटी, ठीक है, एंजाइना, हार्ट फेलियर, ये सब इसकी वजह से काज होते हैं। बाकी एनीमिया का तो आइडिया नहीं है कि ये किस लिए उन्होंने लिखा है, लेकिन ये तो जस्ट वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर था, तो ऑलरेडी ये दो ऑप्शंस तो ओबेसिटी की वजह से काज होते हैं, तो एनीमिया का कुछ लिंक नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया है, ठीक है। बाकी एनीमिया जो है ना, तो एनीमिया आपके पास आयरन की वजह से काज होता है, ठीक है। इसके अलावा फॉलिक एसिड की वजह से भी आपके पास एनीमिया काज होता है, और विटामिन B12 की वजह से भी काज होता है, ठीक है। तो ये एनीमिया जस्ट आप लोग याद रखें, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। फिर इसके डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नर्मोसाइटिक एनीमिया, और आगे इंशाल्लाह आप लोग फिर MBBS में पढ़ोगे, अभी आप लोगों का वो लेवल का नहीं है। जस्ट आप लोग ये याद रखें कि आयरन की वजह से भी एनीमिया होता है, फॉलिक एसिड की वजह से भी होता है, और विटामिन B12 की वजह से भी एनीमिया होता है, ठीक है। बाकी देखिए नेक्स्ट क्या है कि एट व्हाट एंगल द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, मैग्नेटिक फ्लक्स किस एंगल पे मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पहले आप लोग ये देख ले कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। लेट सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर इसके दरमियान मैंने ये एरिया को रखा हुआ, ये मेरे पास एक एरिया है, लेट सपोज इसका पेस इस साइड पे, ठीक है। तो ये जितनी लाइंस इस एरिया के अंदर पास हो रही है ना, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पासिस थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है और सिंबल क्या है, तो देखिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स का आपके पास सिंबल है, इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, और ये इसका फार्मूला है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए क्या है, एरिया, और cos थीटा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया आर क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट की जगह हम cos थीटा यूज करते हैं, ये इस तरह से होता है बी डॉट ए, और अगर हम डॉट को हटाएंगे तो हम लगाएंगे बी ए cos थीटा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जगह हम साइन थीटा को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जिस तरह देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये आप चेक कर ले, और ये एरिया है। एरिया का पेस भी देखिए इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान एंगल क्या है, लेट्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, और ये आपके पास एरिया की, तो देखिए जीरो एंगल है ना इसके दरमियान। जब जीरो एंगल है तो देखिए मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये एरिया की डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कितना एंगल बना है, 90 एंगल। तो जब एंगल 90 हो तो आपके पास कोई भी लाइन पास नहीं हो रहा, तो आपके पास फ्लक्स कितना है, जीरो। जब मैग्नेटिक फ्लक्स और जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो है 0 डिग्री में हो, तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगा, 0 पे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पे होगा, 90 पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0 एट 90 डिग्री, मैक्सिमम एट 0 डिग्री। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्यों, क्योंकि देखिए जब आप इसको सेम डायरेक्शन में करते हो ना, जब एरिया की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, तो देखिए बहुत सारे लाइन पास हो रहे हैं। अभी तक यहाँ पे तो कोई लाइन पास नहीं हो, जस्ट यहाँ पे एरिया पड़ा हुआ है, इसके ऊपर और इसके साइड पे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या है, वेबर। ये वेबर काफी मरतबा पूछा गया है कि ऐसा यूनिट आपको मैग्नेटिक फ्लक्स इज तो वेबर, और ये स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो जीरो एंगल पे आपके पास मैक्सिमम होगा, ठीक है, और इसके अलावा 90 डिग्री पे आपके पास मिनिमम होगा या जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपके MCQs हो गए। बाकी देखिए अगर हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि कम से कम करंट को मेजर करने की क्वालिटी, मींस सेंसिटिव हम किसे कहते हैं, जब कम से कम वैल्यू भी वो डिटेक्ट करता है। तो हमने इसके साथ क्या करना है, आपको ये ऑप्शन में दिया गया है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करता है, इसको कांस्टेंट रहने देना या कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो याद रखिए सबसे पहले सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है, सेंसिटिविटी का फार्मूला है ये, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो ये फार्मूला है। अभी यहाँ पर देखिए उन्होंने क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक आप लोगों को चला हुआ है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने C/NAB किया हुआ है। फार्मूला हमारे पास क्या है, NAB/C। तो अगर NAB/C हो, तो अगर हमने सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना हो तो हमने इसको भी इंक्रीज करना होगा ना, NAB/C को हमने इंक्रीज करना होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में तो उन्होंने इसकी बजाय ऐसे दिया है कि C/NAB, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डिक्रीज करना है। क्यों, क्योंकि ये वहां पे उन्होंने इसको डिवीजन में लाया था, 1/सेंसिटिविटी इज इक्वल टू C/NAB, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा।
तो अभी देखें, अगर हमने इसको इंक्रीज करना है, अभी इसका इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, तो इसको हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो C/NAB को हमने क्या करना है, C/NAB को हमने डिक्रीज करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सेंसिटिविटी का जो ओरिजिनल फार्मूला है वो तो मैंने आपके सामने लिख दिया है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको और भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर लेट सपोज आपसे पूछे कि आप अगर कॉइल्स को इंक्रीज करते हो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, तो सेंसिटिविटी क्या होगी। तो देखिए ये n क्या है, n हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स थी, ठीक है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल को इंक्रीज करोगे तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। अगर आप एरिया ऑफ द कॉइल को इंक्रीज करोगे तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज करोगे तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। अगर आप C को इंक्रीज करोगे तो आपके पास सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये सारे MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल सेंसिटिविटी विल, तो आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज। इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉइल, तो सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज। इफ वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन होगा। और ये गैल्वेनोमीटर आपने अक्सर मिस्त्रियों की शॉप में, इलेक्ट्रिशियंस की शॉप में देखा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और इसके थ्रू हम किस चीज़ को मेजर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। सेंसिटिविटी का फार्मूला ये है, ठीक है। तो इसकी सेंसिटिविटी को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ टर्न्स को, एरिया को और मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, और बाय डिक्रीजिंग C, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे जिस तरह टेस्ट में पूछा गया है, अगर आपसे ये पूछे कि C/NAB के साथ क्या करना है, तो याद रखिए C/NAB इसको उल्टा किया गया, तो इट मीन्स 1 ओवर सेंसिटिविटी। तो इसको हमने डिक्रीज करना है, तब ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो C/NAB को डिक्रीज करना है। इसके अलावा देखिए एमीटर क्या है, एमीटर के थ्रू भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। और एमीटर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में, बाहर की सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये याद रखें, यही इसके अंदर डिफरेंस है कि ये सीरीज में कनेक्ट होगा। बाकी वोल्टमीटर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में आपके पास वोल्टेज रिमेन द सेम। याद रखिए क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम होगा। और ये एमीटर हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज में आपके पास करंट सेम होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि करंट रिमेन द सेम इन विच टाइप ऑफ सर्किट, तो सीरीज सर्किट। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन द सेम इन विच टाइप ऑफ सर्किट, तो आपका आंसर होगा पैरेलल, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हो, जिससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे और कंप्लीट आपको तैयारी करवाएंगे, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझा दिए हैं, तो उसके अंदर हमारे फुल कोर्स के अंदर क्या होगा, वर्बल की 13 टाइप्स आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक समझाऊंगा, नॉन वर्बल की 5 टाइप्स आपको करवाऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक समझाऊंगा। और हमारी वीडियोस के अंदर तकरीबन 250 क्वेश्चन है जिनके ऊपर हमने लेक्चर्स बनाए हैं, और वही 250 क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। यहाँ से आपके टेस्ट के 84 क्वेश्चन वर्बल के और 64 क्वेश्चन नॉन वर्बल के 100% सेम टू सेम आएंगे। फिर उसके बाद एकेडमिक की कंप्लीट तैयारी हम करेंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने एकेडमिक के टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो इसी तरह एकेडमिक की हम कंप्लीट तैयारी करेंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद देखिए पिछले 5 सालों के जो पास पेपर्स है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने हर्ट का टॉपिक, गैल्वेनोमीटर का टॉपिक और बाकी मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो इस तरह से पिछले 5 सालों के पास पेपर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, सेलेक्टेड नोट्स देंगे। ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग तो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोर्स इतनी अच्छी तरीके से टेस्ट के लिए पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपके टेस्ट में भी आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, तो 1 महीने के अंदर तो आप ये पूरे 2 सालों का कोर्स अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे और सेलेक्टेड तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल A to Z इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे और 100% आपका टेस्ट वहाँ से आएगा। और अगर हम आपको तैयारी करवाएंगे तो ना सिर्फ आपका टेस्ट पास होगा, बल्कि आपके टेस्ट में 95% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो अगर आपके मार्क्स टेस्ट में 95% से ज़्यादा हो तो आपको इनिशियल टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और याद रखिए, अगर आप सिर्फ टेस्ट को पास कर लेते हैं, टेस्ट को पास करना इतना मुश्किल नहीं है, तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग के कोई चांसेस नहीं। फिर अपना टाइम ज़ाया ना करें, टेस्ट को 95% मार्क्स से क्वालिफाई करना है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे। तो टेस्ट तो हज़ारों लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन शॉर्टलिस्ट किया जाता है सिर्फ 300 लोगों को। तो 300 कौन से स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे इनिशियल टेस्ट में। बाकी टीचर आपके पास होगा, सारे डॉक्टर से आपके पास होंगे, आपको गाइड करेंगे, किसी भी चीज़ की समझना है तो आप पूछ सकते हैं। और आपको पता है एक डॉक्टर आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है, क्योंकि हम खुद इनसे गुजरे हैं। और आप हमारा लेक्चर, बाकी यूट्यूब पर जो भी आपको कह रहे हैं कि हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, आप उनके लेक्चर्स के साथ हमारा लेक्चर कंपेयर कर ले, चाहे वर्बल का हो, नॉन वर्बल का हो या एकेडमिक का हो, और आप देखें कि हम आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करवा रहे, कितना कंसेप्चुअल पढ़ा रहे और वो आपको किस तरीके से पढ़ा रहे। तो याद रहे यूट्यूब पर अक्सर कुछ FA, जिन्होंने FA किया हुआ है या जिन्होंने सिंपली BA BSc पढ़ा हुआ है, वो लोग बैठे हुए और आपको कहेंगे कि हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो भाई ये तो कोई आसान काम नहीं है, आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप लोगों ने एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट देना है।
तो जो बंदा खुद टेस्ट क्लियर नहीं कर सकता, जिसने खुद टेस्ट नहीं दिया, जो खुद डॉक्टर नहीं है, जिसने खुद इन स्टेप से गुजरा नहीं है, वो आपको क्या तैयारी करवाएगा? ठीक है, तो कभी भी इनके ऊपर धोखा नहीं होगा। वो आप लोगों को कम फीस का जानसा देंगे, आपको कहेंगे 2000 फी लेंगे या कहेंगे कि 1000 रुपये लेंगे और हम आपको तैयारी करवाएंगे, तो आप खुद समझदार हो, ना यहाँ पे एडमिशन ले ना वहाँ पे एडमिशन ले। पहले डेमो लेक्चर्स देख ले, जहाँ से आपको अच्छा लगे, कंसेप्चुअल लगे, डेमो नोट्स चेक कर ले, फिर वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले ले। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो इस नंबर पर रब्ता करके बाय कर सकते हो। इस कोर्स की नॉर्मल फीस जो है 12,000 है, लेकिन अभी हमने डिस्काउंट लगाया है। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए आपको 7900 में मिलेगा, और जब 100 एडमिशन्स पूरे हो जाए उसके बाद फिर हम अपनी नॉर्मल फी चार्ज करेंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि हमें सिर्फ नोट्स चाहिए, बाकी हम खुद पढ़ सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ नोट्स भी अवेलेबल है। नोट्स के अंदर भी हम आपको टेस्ट की गारंटी देंगे, 100% आपका टेस्ट वहाँ से आएगा। नोट्स के अंदर क्या होंगे? वर्बल होंगे विद ट्रिक्स, नॉन वर्बल होंगे विद ट्रिक्स, कंप्लीट एकेडमिक होगा, पिछले 5 साल के पास पेपर्स होंगे, ओरिजिनल पास पेपर्स। याद रखें, आपको बाजार से जो बुक मिलते हैं उसके अंदर पास पेपर्स ओरिजिनल नहीं है, उन्होंने अपने बनाए होते हैं। हमारे पास पास पेपर कहाँ से आते हैं? जिस तरह लेट सपोज अगर आपने टेस्ट दे दिया, तो इस तरह हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो टेस्ट दे देते हैं, तो वापस पर आकर हम उनसे पूछते हैं कि आपके टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आए थे, तो हमें बताते हैं कि सर मेरे टेस्ट में ये क्वेश्चन आए थे। तो उन क्वेश्चन को हम कलेक्ट करते हैं, फिर उनसे हम पास पेपर्स बनाते हैं। तो हमारे पास पेपर्स बिल्कुल ओरिजिनल पास पेपर्स होते हैं। हर सेंटर के हर डेट के पास पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो याद रखिए बाकी जो बाजार से आपको बुक मिल रहे हैं उनके अंदर ओरिजिनल पास पेपर्स नहीं है। तो अगर आप लोगों ने पास पेपर्स रीड नहीं किए तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरे टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या है? इस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने पास पेपर्स के क्वेश्चंस आपको समझा दिए। तो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल भी आते हैं, इजी भी होते हैं और कंसेप्चुअल भी होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको तो बाजार लग रहे होते हैं कि ये तो आसान है, लेकिन उसके अंदर कंसेप्ट भरा होता है, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के अंदर। बाकी सेलेक्टेड नोट्स भी आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, आपके सेंटर के मुताबिक टीचर सपोर्ट भी मिलेंगे। इसमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर लेक्चर्स नहीं होंगे, जस्ट आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं वही नोट्स मिलेंगे। इस कोर्स की नॉर्मल फीस जो है 5500 है। इस नोट्स की अभी आपको 3000 का मिलेगा, पहले 50 स्टूडेंट्स को ये 3000 में मिलेगा, और इससे भी हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। डेमो नोट्स अवेलेबल है, अब डेमो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या नीचे आप हमें मैसेज कर ले, ये हमारा नंबर है, इस पे आप लोगों ने मैसेज करना है। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर ले, हम आपको डेमो नोट्स दे देंगे। अगर आपको पसंद आ जाए उसके बाद आप हमारे कंप्लीट नोट्स बाय कर लेना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। वस्सलाम, अपना बहुत ख्याल रखिए।